हेलो ऑल, वेलकम टू सक्सेस जर्नी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अभी जो अपकमिंग एग्ज़ाम है यूपीपीएससी एई का और बीपीएससी एई का आने वाला एग्ज़ाम है। इसके लिए हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। मैं सभी के लिए वीडियो लाऊंगा फटाफट, हिंदी के लिए भी, इंग्लिश के लिए भी और जीएस के लिए भी, जनरल इंजीनियरिंग के भी मैं सेट लाने वाला हूँ और सिविल इंजीनियरिंग के भी। तो उम्मीद है आप लोग वीडियो का लाभ उठाइए। हिंदी सबसे पहले मैं इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि हिंदी आप चाहे यूपीपीएससी में दें या फिर बीपीएससी, दोनों में ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा? क्योंकि अगर आप बीपीएससी का पेपर देंगे तो उसमें 30 मार्क्स तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ये कंपलसरी नहीं है, मतलब ये क्या है, पासिंग है, एकदम क्वालिफाइंग पेपर है। मतलब 30 मार्क्स तो आपको लाने ही लाने हैं, तभी आपका बाकी का पेपर चेक होगा। सिमिलरली इंग्लिश में भी सेम है, बीपीएससी में भी। तो चाहे आप बीपीएससी के लिए देखो तब भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप यूपीपीएससी देखो तो मैं आपको यूपीपीएससी के लिए जो मेन फैक्टर है वो मैं बताता हूँ। देखो, जनरल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग का जो पेपर है, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, तो आपको पता है कि 25 क्वेश्चंस होते हैं पहले पेपर में हिंदी से, 25 क्वेश्चंस सेकंड पेपर में होता है। मतलब 75 मार्क्स फ्रॉम हिंदी, 75 मार्क्स फ्रॉम जीएस एंड रेस्ट ऑफ द 375 होता है। किसमें से? मतलब टोटल बाकी जो 300 मार्क्स है वो है सिविल के। तो 375 में से 75 मार्क्स है हिंदी के और 75 मार्क्स है जीएस के। तो सिविल इंजीनियरिंग का जो पेपर है, चाहे जो भी सिविल इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहा है, वो सब थोड़ा बहुत 10 नंबर 20 नंबर आगे पीछे या 30 नंबर मान लो आगे पीछे सब ले आ सकते हैं। बट जो मेन सिलेक्शन में गवर्निंग फैक्टर बनता है वो ये दोनों, तो जीएस और हिंदी, क्योंकि ये दोनों मिलकर 150 मार्क्स होते हैं, दोनों मिला के 150 मार्क्स होता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फाइनल कट ऑफ जब बनता है उसमें आपकी मार्क्स फाइनल कट ऑफ में, इसको छोड़े मतलब इसको किए बिना आप अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते, क्योंकि सिविल में आप कितना भी प्रिपरेशन कर लो आप सब कुछ कवर नहीं कर सकते, ये बात तो फिक्स है। बेस्ट तरीका ये है कि आप हिंदी और जीएस को भी अच्छे से प्रिपेयर करो, जितनी अच्छे से आप जीएस को प्रिपेयर करते हो। चाहे आप अगर आप बात करो यूपीपीएससी की, उसमें तो आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। और अगर बीपीएससी की भी बात करें तो उसमें भी हिंदी में 30 मार्क्स तो एटलीस्ट लाने ही है, और जीएस तो चलो स्कोरिंग है तो उसमें तो हमें जितने मार्क्स लाने हैं उतने अच्छे। तो जीएस तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है और हिंदी भी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए जीएस, जनरल इंजीनियरिंग, हिंदी, इंग्लिश और सिविल इंजीनियरिंग सबका आपके लिए बेस्ट जो हो सकता है, आपके लिए रिवीजन का भी काम करेगा, और एक तरह से जो आप नहीं कर पाते हो क्वेश्चन में टाइम थोड़े से नहीं देने की वजह से, उसको मैं करवा पाऊँ अच्छे से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हिंदी क्वेश्चन देखते हैं। मैं इसमें क्या क्या करवाने वाला हूँ इस सेट में। पहले मैं आपको थियरी शॉर्ट में पढ़ाऊंगा, जैसे जो भी क्वेश्चंस आते हैं सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं हिंदी से, फिर मैं आपको थियरी पढ़ाऊंगा फटाफट, और लास्टली हम लोग क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं, चाहे वो बीपीएससी में आए हो, चाहे यूपीपीएससी एई में, या फिर लेक्चरर में आया हो यूपीपीएससी में, या फिर यूपीपीएससी जेई में आया हो, या फिर बिहार वाले में आया हो, किसी में भी आया हो। तो क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करेंगे हम और हम देखेंगे कि हम कितना कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यही बेस्ट तरीका है जिससे आप प्रिपेयर कर सकते हो कम से कम समय में बेहतर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि सिलेबस में जनरली क्या क्या पूछा जाता है। मतलब जो यूपीपीएससी चाहे बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें हिंदी से में जनरली पूछा क्या क्या जाता है। तो मुहावरा पूछते हैं, एक तो बहुत ही पॉपुलरली मुहावरा का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है, मुहावरा होता है। दूसरा होता है विलोम शब्द, विलोम शब्द के क्वेश्चन बहुत आते हैं। दूसरा होता है शुद्ध वर्तनी, शुद्ध वाक्य भी पूछते हैं और शुद्ध वर्तनी का भी क्वेश्चन आता है, दोनों। नेक्स्ट पूछते हैं पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द बोलो। नेक्स्ट पूछते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, जो हमारे 5 हैं उससे पूछते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया से। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है समास। समास से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलता है। समास के बाद आता है अनेक शब्द के एक शब्द, कि इसको क्या बोलते हैं। एक आपको लेंदी वर्ड सेंटेंस दिया होगा, उसको पूछेंगे कि इसको हम एक शब्द में क्या कहते हैं, तो उससे भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट पूछते हैं कारक, ठीक है, तो कारक पूछते हैं। नेक्स्ट पूछते हैं ध्वनि के प्रकार, ध्वनि कौन सी ध्वनि है, कौन से कहाँ किसके क्या प्रकार हैं। उसके बाद पूछते हैं शब्द का अर्थ, मतलब कि कोई शब्द दिया हुआ है उसका मीनिंग क्या है, तो वो आपको कहाँ से पता चलेगा, पर्यायवाची शब्द से। नेक्स्ट है उपसर्ग पूछते हैं, उपसर्ग प्रत्यय पूछते हैं। नेक्स्ट पूछते हैं तत्सम, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द कौन कौन से हैं, ये भी बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। और क्या पूछते हैं, मुहावरे का भी दूसरा पार्ट लोकोक्ति पूछते हैं, कि कौन सा लोकोक्ति है, कौन सा मुहावरा है। स्वर और व्यंजन पूछते हैं और अनेकार्थ पूछते हैं, कि एक का अनेकार्थ में क्या होगा। तो ये कॉमन है जो पूछे जाते हैं जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, चाहे वो बीपीएससी हो चाहे यूपीपीएससी हो। इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे, पहले थियोरेटिकल एंड लास्टली चलेंगे हम क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे
कि वर्णमाला में कौन कौन से शब्द हैं और क्या क्या क्वेश्चन इनमें से पूछे जाते हैं। मैं आपको साथ में ये भी बताऊंगा कि इसमें से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में या फिर क्या पूछा गया है। चलिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, वैसे तो आप सबने ये पढ़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें जो नहीं पढ़ा हो आपने, बट एक बार रिवीजन करने की ज़रूरत होती है बस। हम सभी जानते हैं कि हिंदी जो है एक देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और दूसरी चीज़ कि हम जैसे लिखते हैं वैसे ही हम बोलते हैं। हिंदी की सबसे खास बात यह है, इंग्लिश की तरह नहीं है ये। नेक्स्ट जो इसमें पूछते हैं, पहला चीज़ जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कौन सी छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? सबसे छोटी इकाई को हम उल्टी दिशा में चलेंगे। सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण या फिर ध्वनि, जिसको हम कहते हैं कि एक एक सेंटेंस, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो एक एक वर्ड लिखा हुआ है, ये क्या है? ध्वनि है। ध्वनि या फिर वर्ण जो है वो हिंदी वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई है। इससे बड़ी होती है अक्षर। तो वर्ण या फिर ध्वनि को मिलकर अक्षर बनता है। अक्षर से मिलकर क्या बनता है? पद। ठीक है, अक्षर से मिलकर बनता है पद, और पद से मिलकर क्या बनता है? पदबंध, और पदबंध से क्या बनता है? उपवाक्य, और उपवाक्य से क्या बनता है? वाक्य। तो ये है ऑर्डर, वाक्य, उपवाक्य, पदबंध, और फिर पद आता है, और उसके बाद अक्षर, और फिर वर्ण या फिर ध्वनि। ये ऑर्डर आप याद रखिए। यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं कि सबसे छोटी इकाई क्या होती है। क्वेश्चन में कई बार ये पूछा गया सबसे छोटी इकाई क्या होती है हिंदी वर्णमाला में, तो वह है ध्वनि या फिर वर्ण। ठीक है, आगे चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में अल्फ़ाबेट में कितने अक्षर हैं सबसे पहले तो वो देखते हैं। हमने अभी देखा कि वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, और इसे वर्ण कहते हैं। वर्णमाला मतलब बहुत सारे वर्णों का समूह, उसको हम कहते हैं वर्णमाला। मानक हिंदी वर्णमाला। अब कितने लेटर्स हैं, मतलब कितने वर्ण है पूरे वर्णमाला में, तो देखिए उच्चारण के आधार पे टोटल 45 ही हैं। तो कई बार ये पूछे जाते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ड हैं, तो उच्चारण के आधार पे अगर देखें तो सिर्फ 45 ही हैं, लेकिन टोटल की बात करें तो 52 है। तो 45 जो है उसमें से 10 स्वर है और 35 व्यंजन है। तो 10 स्वर है और 35 व्यंजन, लेकिन लेखन के आधार पर जो हम लिखते हैं उसके आधार पर 52 है। मतलब इसमें 3 ऐड हो जाते हैं, स्वर में 3 ऐड हो गया, व्यंजन सेम ही रहता है, और 4 संयुक्त व्यंजन ऐड होते हैं। तो याद रखिए कि ओरिजिनली उच्चारण के आधार पे 10 + 35 मतलब 45 ही है, 10 स्वर है और 35 व्यंजन है, लेकिन जब हम लिखते हैं तो टोटल 52 हम लिखते हैं। कैसे? 3 हम ऐड कर देते हैं स्वर में, मतलब स्वर में जो ऐड हो जाता है अनुस्वार और विसर्ग लगने के बाद से, उसको हम कहते हैं कि जो ऐड हुआ है 13, ये 13 यहाँ पे, और 4 जो है वो संयुक्त व्यंजन ऐड हो जाते हैं, जिसकी वजह से 52 वर्ण मिल जाता है हमें किसमें? वर्णमाला में। अब ये टोटल पहले अभी यहाँ पे देखते हैं कि स्वर कौन कौन से हैं। तो ये 10 या फिर 13 जो स्वर है यहाँ पे वो कौन कौन से हैं। तो ये है अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, और देखिए यही है ओरिजिनली 10 स्वर जो कि उच्चारण के आधार पे डिवाइड किए गए। लिखने के आधार पे हम ये 3 ऐड करते हैं एडिशनली, मतलब ये 3 जो यहाँ पे ऐड किया गया है, री ऐड किया गया है, और ये अनुस्वार ऐड किया गया है अंग, और अह ऐड किया गया विसर्ग लगा के। ठीक है, तो ये 3 ऐड किए करने के बाद ये 13 हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं व्यंजन पे। तो ये हो गया व्यंजन कितने हैं? 35। तो आप ये नंबर भी याद रखिए, पूछते हैं नंबर भी। व्यंजन कौन कौन से हैं? बाकी जो इसके अलावा बच गया वो सब क्या है? व्यंजन है। आप सिर्फ संयुक्त को हटा दो, यहाँ से संयुक्त को हटा दोगे तो बाकी जो बच गया वो व्यंजन ही कहलाएगा। चाहे क ख ग से आप शुरू करो, क ख ग, च छ ज ज, ट ठ ड ढ, त थ द ध, प फ ब भ, और लास्टली जो अंतस्थ है, अंतस्थ व्यंजन है। पूछते हैं अंतस्थ व्यंजन किसको कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए। अंतस्थ व्यंजन किसको बोलते हैं? य, र, ल, व। कई बार पूछा गया कि अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, तो य, र और ल और व। उष्म कौन से हैं? जिसमें हीट मतलब हीट डेवलप होती हो माउथ में, वो है स, श और स और ह। ठीक है, तालव्य स, मूर्धन स और दंत स। ये दांत से बोला जाता है, तालव्य से बोला जाता है, और ये मूर्धन से बोला जाता है। ठीक है, और ह यह है उष्म, मतलब इसमें हीट जनरेट होता है हमारे माउथ के अंदर। टोटल कितने हैं? 35। ठीक है, ये था। अब यह लास्टली है संयुक्त व्यंजन, जो 4 है, अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है, तो ये सब क्या है? मिल के बना है। कैसे? छ कैसे बना है? छ बना है क, आधा क, और हलंत मीन्स क्या होता है? क पूरा नहीं है, हाफ क है, और श। ठीक है, तो इससे बनता है श। अक्षर जिसको बोलते हैं क्षत्रिय, तो उसमें ये छ जो होता है क्षत्रिय, ये क और स से बनता है। ज्ञ कैसे बनता है? त और र से। ज और ज्ञ से बनता है ज्ञ, और श्र कैसे बनता है? आधा श और र से। ठीक है, तो ये हो गया संयुक्त व्यंजन में ये वर्ड आते हैं। तो आपको ये याद रखना किस किस, हाँ कई बार पूछते हैं किस किस से मिलकर बनता है, बट कौन से वर्ड है ये आपको याद रखना है। संयुक्त में कौन कौन से है? अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम, कुछ ऐसे वर्ड हैं जो विदेशों से आए हुए हैं। ये बहुत बार पूछा गया है कि कौन से ऐसे वर्ड है, विदेशी वर्ड कौन सा है। ठीक है, और कहाँ से आया हुआ है, कई बार नेम के साथ पूछता है कि कौन से
कंट्री से, कौन से रीजन से ये वर्ड हमारे हिंदी वर्णमाला में समाहित है। तो पहले देखते हैं अरबी फारसी। इसमें आया है अ, ख, ग, ज और फ। मतलब ये का प्रयोग तब अब कम, मतलब ये सब अब बहुत कम होता है, जिसमें नीचे डॉट होता है उसका बहुत कम होता है। अंग्रेजी से कौन कौन सा आया है, ये ऊपर चांद बिंदु जो लगा देते थे हम, बट इसका उपयोग हम बहुत ही कम करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अब कि वॉवेल्स का डिटेल डिस्क्रिप्शन, कि वॉवेल्स जो हैं वो कौन कौन से हैं और किस किस टाइप के। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। मतलब स्वर हम किसको बोलते हैं, जिसमें किसी का इंटरवेंशन नहीं हो रहा है, डायरेक्टली जो एयर है वो हमारे माउथ से या कंठ से ऊपर आ रहा है और हम कंप्लीटली शब्द को उच्चारण कर पा रहे हैं, उसको बोलते हैं स्वर। और जिसमें किसी एडिशनल ऑर्गन की हेल्प की जरूरत पड़ती है हमारे शरीर में, उसको हम बोलते हैं व्यंजन। ये तो हम पहले भी हमने पढ़ा होगा, चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो। वॉवेल और कॉन्सोनेंट सेम है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। परंपरागत रूप से इसकी संख्या 13 मानी गई है, 13 मानी गई है। उच्चारण की दृष्टि से इसमें केवल 10 ही स्वर हैं, हमने पहले डिस्कस कर लिया था। ये है जो कि हम अ आ ई में पढ़ते हैं और ए आई ओ में पढ़ते हैं, बट 3 में हमने पढ़ा था कि 3 इसमें ऐड करते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि इसके टाइप्स, मतलब अलग अलग जगह से उच्चारण होने के उसके प्रकार। तो देखिए, मात्रा उच्चारण काल के आधार पर, तो ये हर्ष स्वर जो है, हर्ष स्वर जो है जिसके उच्चारण में कम समय, एक मात्रा का समय लगता, मतलब बहुत ही कम समय लगता हो, जिसकी हर्ष स्वर मतलब बहुत ही फास्ट बोल सके हम, वो है अ, ई और उ। तो ये हर्ष स्वर पूछते हैं कि हर्ष स्वर कौन से हैं, तो अ, ई और उ। दीर्घ स्वर मतलब जिसको बोलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना हर्ष ई और दीर्घ ई, हमने वो भी पढ़ा होगा, हर्ष ई और दीर्घ ई, हर्ष उ और दीर्घ उ, जैसे उ और उ। तो ये जो हो गया हर्ष हो गया और ये उ हो गया, जिसमें बोलने में थोड़ा टाइम लगता है। ये वही है दीर्घ, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगे, अधिक समय लगता हो, 2 मात्रा का समय, जैसे कि आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ और ये आ। एक है प्लुत स्वर, जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। किसी को पुकारने में या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि राम, मतलब हम टाइम लेके बोलते हैं, बीच में हम गैप लेते हैं, उसको बोलते हैं ये प्लुत स्वर। बट आपको एग्जाम के लिए ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। ये तो हो गया फर्स्ट टाइप, मतलब ये था मात्रा या उच्चारण के आधार पे। नेक्स्ट है जीव के प्रयोग के आधार पे, जो हम जीवा का प्रयोग करते हैं उसके आधार पे। पहला है अग्र स्वर, जिन स्वर के उच्चारण में जीव का अग्र भाग काम करता है, मतलब जीव का जो आगे वाला पोर्शन है, आगे वाला भाग है, वो काम करता है, उसको हम बोलते हैं अग्र स्वर। यही डेफिनेशन से क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस में क्या पूछेगा, ऑप्शन दे देगा 4-5, बोलेगा इसमें से अग्र स्वर कौन सा है वो बताओ, और ऑप्शन में दे देगा ये और ये, तो आपको उसमें यही पहचानना है। इसीलिए आपको नाम के साथ, डेफिनेशन के साथ उसका कौन सा है, सिर्फ इतना याद रखना है। अग्र स्वर का मीनिंग आपको नहीं भी पता है वहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको अगर पता है कि अग्र स्वर के अंदर कौन कौन से आते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बट आपको अगर मीनिंग पता है तो आप आसानी से उसको याद कर सकते हैं। अग्र स्वर मतलब जीव का अगला भाग यूज होता हो, जिसको कहते हैं कि ई, ए और ऐ। मध्य स्वर, जिस स्वर में उच्चारण के मध्य का, मतलब जीव का मध्य भाग यूज होता है, जैसे कि अ। पश्व स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में जीव का पश्च भाग, मतलब पीछे वाला भाग यूज होता हो, आ, उ, ओ, औ और आ। नेक्स्ट है मुख द्वार या फिर मुख विवर के खुलने के आधार पे। मुंह कितना खुलता है, मुख का जो गेट है वो कितना ओपन होता है, उस पर कौन कौन से लेटर्स होते हैं। पहला है विवृत, ओपन, जिन स्वर के उच्चारण में मुख द्वारा पूरा खुलता है उसे बोलते हैं, जैसे कि आ, विवृत। अर्धविवृत मतलब हाफ ओपन, जिसमें माउथ जो है वो आधा ओपन हो, उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, अ, ए, ओ और अंग। अर्धसंवृत मतलब हाफ क्लोज, जिस स्वरों के उच्चारण में मुख द्वारा आधा बंद रहता है, जैसे ए और ओ। समृद्ध मीन्स जिसको हम क्लोज में बोल सकते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, मतलब जैसे ई, उ और उ। ठीक है, मतलब हम इसको बंद करके ही बेसिकली प्रोनाउंस करते हैं। यहाँ पे आपको पिक्टोरियल व्यू में दिया हुआ है, जिससे आप आसानी से याद रख सकते हैं अलग अलग पार्ट्स के आधार पे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ से पूछे जाते हैं। नासिका से कौन कौन सा बोलते हैं, तो ये वर्ड है। दंतमूल से कौन सा है, रॉ, लॉ है। दंत, त्वर्ग, ये जैसे कि सौ बोलते हैं, ठीक है, जिसमें दांत का उपयोग होता है। दंत प्लस ओष्ठ से हम क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं। ओष्ठ से क्या बोलते हैं, ऊ, ऊत। इसको आप अच्छे से याद कर लो, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से अराइज होते हैं। नेक्स्ट है ओठों की स्थिति से के आधार पे, मतलब ओठ की स्थिति क्या है। उसके पहला है अवृत मुखी, जिस स्वरों में
के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते, मतलब हम जिसमें होठ को गोला नहीं करते हैं उसके आधार पे ये वर्ड है। वृत्तमुखी, जिस स्वर के उच्चारण में होठ वृत्तमुखी या फिर गोलाकार होते हैं, मतलब जिसमें हम राउंड करते हैं होठ को, वो ये वर्ड है। हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पे, ये देखिए ये बहुत सारे टाइप्स हैं, बट मैंने देखा है एग्जाम में जो ये ऊपर वाले हैं इसमें से ज़्यादा पूछे जाते हैं। ऊपर वाले जो 3 कैटेगरी थे उससे ज़्यादा पूछे जाते हैं, बट आप ये सब एक बार देख लो। हवा के नाक से मतलब हवा किस तरीके से नाक से मुंह में या फिर मुंह से बाहर आ रही है, उसके आधार पे कौन कौन से हैं। अनुनासिक और निरुनांसिक या फिर मौखिक स्वर, जिन शब्दों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती हो, जैसे कि अ, आ, ई, उसको हम बोलते हैं निरुनांसिक या फिर मौखिक स्वर। अनुनांसिक मीन्स क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया एक बार कि अनुनांसिक स्वर किसको कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है, मतलब मुंह और नाक दोनों से एक साथ हवा निकलती हो, जैसे कि अंग, अंग, ई आदि। ठीक है, नेक्स्ट है घोषत्व के आधार पे। घोष का अर्थ है स्वतंत्रतियों में श्वास का कंपन, मतलब स्वर तंत्र में जो श्वास का कंपन होता है, मतलब वाइब्रेशन जो होता है स्वर तंत्र में, उसको बोलते हैं स्वतंत्रियों। स्वतंत्री में जब कंपन हो तो सघोष ध्वनि उत्पन्न होती है। सभी स्वर सघोष ध्वनि होती है, जितने भी स्वर हैं वो सभी सघोष ध्वनि होते हैं, ये याद रखिए। जितने भी वॉवेल्स हैं वो सारे सघोष ध्वनि होते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग व्यंजन पे। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, बेसिकली जो ये भी ये टाइप्स है, आपको ये वर्ड दे देगा और बोलेगा कि बताओ ये कौन सा है, क्लासिफिकेशन क्या है, अर्ध विवृत है, विवृत है, या फिर अर्ध संवृत है, या फिर संवृत है। तो हिंदी में क्या होता है, अगर आपको वैसे पूछे इंग्लिश में तो आप याद कर लोगे, बट हिंदी में क्या होता है, समृत, अर्ध समृत, अर्ध विवृत, ये याद नहीं होता। इसीलिए आप इसको 2, 4, 10 बार अगर आप देख लेते हो तो आप आसानी से याद कर सकते हो, क्योंकि हिंदी भाषा आप सभी के लिए कॉमन है, तो हम सभी इसको अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं व्यंजन पे। व्यंजन जैसा कि हमने देखा 35 है टोटल। मतलब क्या हुआ, व्यंजन का मीनिंग भी हम जानते हैं कि जिसको उच्चारण करने के लिए हमें किसी और ऑर्गन की भी सहायता लेनी पड़ती है माउथ के अलावा, उसे बोलते हैं व्यंजन। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर मिला होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक व्यंजन के उच्चारण में अ जरूर मिला होता है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। द्विगुण व्यंजन यानी कि ढ, अड़ और ढ को जोड़ देने पर इनकी संख्या 35 हो जाती है। मतलब टोटल में अपने पास 35 व्यंजन है। अब इसके क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यंजन के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन बहुत आते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण, इसका वर्गीकरण कैसे किया गया है, तो पहला है स्पर्श व्यंजन। ये क्लासिफिकेशन जो है व्यंजन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपको जरूर 1 ना 1 2 देखने को एग्जाम में मिलेगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो। देखते हैं सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होठ का स्पर्श करते हुए निकले। ये देखिए सिंपल है। स्पर्श मतलब हो गया कि अगर वर्ड को बोलने में जो एयर है, हवा, वो इन सब में से, मतलब फेफड़े से जब हम एयर को बाहर ला रहे हैं मुंह में, उसमें इनमें से किसी भी एक पार्ट को टच करता है तो उसको बोलेंगे स्पर्श व्यंजन, इसलिए नाम इसका रखा गया स्पर्श व्यंजन। अब कौन कौन सा पार्ट टच कर सकता है, जैसे कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा हो गया, दांत हो गया या होठ हो गया। उच्चारण स्थान के आधार पर स्पर्श व्यंजन के वर्ग हैं। अब ये देखिए उच्चारण के आधार पर यहाँ पे बहुत सारे वर्ग हैं, मतलब स्पर्श कहाँ पे हो रहा है, कंठ में, तालु में, मूर्धा में, उसके लिए अलग अलग वर्ड है। तो कवर्ग कंठ, चवर्ग तालव्य, टवर्ग मूर्धन्य, टवर्ग दंत। अब देखो यहाँ पे ट, च, क, ख, ग, क, ख, ग आपको यहाँ पे देख सकते हो, इसको इसी तरह पे अरेंज किया गया है, वो कंठ से बोला जाता है। च का जो वर्णमाला है वो तालव्य से बोला जाता है, उसी तरह से ट का जो है मूर्धन से बोला जाता है, और त का दांत से बोला जाता है, तथा प, फ, व ओष्ठ से बोला जाता है, ओठ से। स्पष्ट है कि स्पर्श के पीछे से आगे की ओर जाने के क्रम है, मतलब जैसे कि हम क, ख, ग से आगे बढ़ते हैं वैसे ही। तो ये क्या है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो आप खाली इस ऑर्डर को याद रखोगे, कंठ, तालव्य, मूर्धन, दंत और ओष्ठ। इससे भी आपको पता चल जाएगा कि क, ख, ग का जो वर्णमाला है वो कंठ से बोला जाता है, च, छ, का वर्णमाला है वो तालव्य से बोला जाता है, मतलब तालु से बोला जाता है, और ट, ठ, ड का जो वर्णमाला है वो मूर्धन से बोला जाता है, और मूर्धन मतलब ऊपर वाला पोर्शन, और त, थ, द का जो है वो दांत से बोला जाता है, और प, फ, व ओठ से, ओठ के यूज करके हम प, फ, व बोलते हैं। स्पष्ट है कि स्पर्श पीछे कोई आगे को जा रहा है। कंठ, तालव्य, मूर्धन, दंत और ओष्ठ, अर्थात कंठ पहले से और ओष्ठ सबसे बाद में। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब यहाँ से आता है क्वेश्चन कि पूछेंगे इसमें से कौन सा कंठ तालव्य है, मूर्धन कौन सा है, तो ये पूछते थे। कंठ वाला हमने समझ गया, हम समझ चुके हैं कि कंठ से कौन सा बोला जाता है,
ख ख ग घ। तो क ख ग घ कौन किस में आता है? क ख ग घ और अण, ठीक है, ये आ गया क ख ग घ में, मतलब ये कंठ से बोला जाता है। तालव्य मीन्स तालु से बोला जाता है, मुंह के भीतर की ऊपरी छत का पिछला भाग। आप सभी लोग जानते हैं तालु किसको बोलते हैं, ऊपर जब हम जीभ को ऊपर टच कराते हैं तो उसको तालु बोलते हैं। तो तालव्य मीन्स होता है तालु। तो इसको बोलने के लिए कौन सा वर्ड है? च छ ज का पूरा ही वर्णमाला, ठीक है। सिमिलरली है मूर्धन, मतलब मूर्धा, मुंह के भीतर की ऊपरी छत का अगला भाग। तो ऊपर वाले पोर्शन को भी दो पार्ट में डिवाइड किया है, पीछे वाले को बोलते हैं तालु और आगे वाले को बोलते हैं मूर्धा। जहाँ पे जीभ एंड हो रहा है उसके ऊपर का जो पोर्शन है वो बोलते हैं मूर्धा, और जीभ का जो स्टार्टिंग है अगर पीछे की तरफ जाए तो उसको बोलेंगे हम तालु। तो ये टो ये पूरा का पूरा। अभी क्वेश्चन में यही आता है कि कौन सा इनमें से मूर्धन वर्ण है, या फिर सॉरी मूर्धन व्यंजन है। तालव्य व्यंजन कौन सा है इसमें से, कंठ व्यंजन कौन सा है, ठीक है। तो आपको इस तरह से याद रखना, और ये बहुत सिंपल है, आप खाली इसका ऑर्डर याद कर ले। कंठ, तालव्य, मूर्धन, दंत और ओष्ठ, ठीक है। दंत में कौन सा आएगा? तौथ दादा। ओठ वैसे भी अगर मान लो आपको याद नहीं भी है, अगर आपने एक बार पढ़ा है तो आप उच्चारण करके देखो कि आप टॉ बोलने में किसका यूज़ कर पा रहे हो, मतलब आप टॉ बोलने के लिए आपको किसका यूज़ करना पड़ रहा है। क्योंकि आप एक बार समझ गए, अगर तालव्य, मूर्धन और दंत सबका मीनिंग तो जानते ही आप, तो टॉ बोल के देखो कि टॉ बोलने में कौन सा पोर्शन आपका यूज़ में आ रहा है मुंह का। तो अगर आप भूल भी गए हो तब भी आप याद कर सकते हो सिंपली। तो एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप सिंपली, अगर याद नहीं भी है, क बोल के देखो तो क में आपको अपने आप पता चलेगा कि हवा अंदर से कंठ को यूज़ करके हम बोल रहे हैं, क ख ग घ, इस तरह से, ठीक है। लास्ट में आता है ओष्ठ। ओष्ठ में आता है प फ ब भ और म, ठीक है। इस तरीके से आप ओठ का यूज़ करते हैं। कुछ विद्वान च वर्ग को स्पर्शी संघर्षी भी मानते हैं। ये तो चलो नोट है, इसमें से ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। नेक्स्ट अच्छा, एक चीज़ और इनसे पूछते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछते हैं कि क्वेश्चन में आया भी था अभी रिसेंटली कि व्यंजन को स्वर मतलब बॉडी के पार्ट में स्पर्श होने के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है। तो ये अभी हमने देखा कितने भाग है? 5। तो ये 5 नंबर आप याद रखिए। कौन कौन से हैं? ये कंठ, तालव्य, मूर्धन, दंत और ओष्ठ। तो ये कौन से कितने हो गए? 5। तो आपको ये याद रखना है कि स्पर्श कौन सा, मतलब पार्ट कौन सा स्पर्श हो रहा है, स्पर्श के आधार पे स्पर्श व्यंजन जो है वो टोटल 5 भागों में डिवाइड किया गया, डिपेंडिंग अपॉन द पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। आते हैं अगला, अंतस्थ व्यंजन। ये था स्पर्श व्यंजन पहला, अभी है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन को देखते हैं एक बार। जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों और व्यंजनों के बीच स्थित हो, मतलब स्वर और जो व्यंजन के बीच में, मतलब ना ही हम पूरी तरह से स्वर बोल रहे हैं और ना ही पूरी तरह से वो व्यंजन है, उसके बीच में है, उसको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल। इसको हम ऐसे ही बोलते हैं, देखो अंतस्थ व्यंजन को हम ऐसे ही बोलते हैं कि जिस मतलब वैसे वर्ण जिनकी उच्चारण के लिए वायु जो है, हम जब फेफड़े से को वायु को बाहर निकालते हैं तो जो एयर है वो हमारे मुंह में रोटेट होता है, मतलब एक सर्कुलर मोशन लेता है, उसके बाद बाहर आता है, उससे जो मतलब वर्ण निकलते हैं उसको हम बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्योंकि ये यूनिक है इसलिए क्वेश्चन में आता है अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं। तो क्या हुआ, ना ही ये स्वर हुए, क्योंकि हमने अभी तक कवर कर लिया कहाँ तक, ये प फ व तक कवर हुआ, इसके बाद य र ल व है वो बाकी है। तो जाहिर सी बात है इसके बाद जो बच गया वो य र ल व इसमें आता है अंतस्थ व्यंजन में। अब इसमें कौन कौन से हैं, य र ल और व, ये याद रखिए, इसमें सिर्फ व तक ही आता है और ये अंतस्थ व्यंजन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कई एग्जामों में पूछा गया कि अंतस्थ व्यंजन कौन से है, य र और ल व। य कहाँ से बोला जाता है, तालव्य से। अब ये याद रखने की जरूरत नहीं कि य कहाँ से बोला जाता है, सिर्फ पूछेगा आपसे कि अंतस्थ व्यंजन इसमें से कौन सा है, य र और ल व, ये आपको याद रखना है। य है तालव्य से बोला जाता है, र यतस्य और ल वृतस्य और व दंतोष्ठ से, मतलब ऊपर के दांत से, ठीक है। चलिए ये था अंतस्थ व्यंजन। तीसरा देखते हैं, थर्ड है ऊष्म, जिसमें हीट जनरेट होता हो। अब देखिए इसके अलावा क्या बच गया, हमने पूरा कवर किया है, इसके अलावा जो आगे का बचा हो वही होगा, मतलब इसके अलावा वो के अलावा तो य र ल व, अब ये बच गया श और स और ह, ये यहाँ से है। तो यह आपको याद रखना है कि यहाँ तक व तक है अंतस्थ व्यंजन और श से लेके ह तक है ऊष्म व्यंजन। क्योंकि इसमें क्या होता है, मतलब कहीं कहीं क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होता है मुंह में, तो इसको बोलते हैं ऊष्मा या गर्मी पैदा करता है मुंह के अंदर। ये कौन कौन से, श और श, इसको बोलते हैं तालव्य श, इसको बोलते हैं मूर्धन्य श, इसको बोलते हैं दंत्य श। मतलब इसमें दांत का उपयोग होता है, इसमें मूर्धा का उपयोग होता है, इसमें तालव्य का उपयोग होता है, ठीक है। और ह है स्वतंत्रीय, मतलब ये कंठ के भीतर स्थित है, मतलब इसको बोलने के लिए, ह को बोलने के लिए आपको ना कंठ पे जोर पड़ेगा और ना ही ये पूरी तरह से स्वर है, तो ये बीच का है, इसीलिए इसको मतलब हम इस कैटेगरी में हम रखते हैं कि बट हीट जनरेट होती है ह को बोलने में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक है। उत्क्षिप्त व्यंजन किसको बोलते हैं कि
जिसके उच्चारण में जिह्वा की उल्टी हुई नोक तालों को छूकर झटके से हट जाती है। मतलब इसका जो डेफिनेशन है, जो जीव है, जो हमारा मतलब जिसको बोलने के लिए हम एक बार जीभ से टच करते हैं बॉडी को नीचे और फिर उसको अचानक से झटके से हटाते हैं, तभी वो आवाज़ निकल पाता है। तो कई वर्ड ऐसे हैं जिसको हमें जीभ को नीचे पार्ट में टच करना पड़ता है और फिर अचानक से हटाना पड़ता है उसको बोलने के लिए। जैसे कि ये अण और ढ, तो जब आप इन दोनों को प्रोनाउंस करोगे, इसका उच्चारण करोगे मुंह में, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये जो है ये कैसे उच्चिप्त व्यंजन है, मतलब अण और ढ। क्योंकि ये यहाँ पे नहीं आया, आप इसका भी ध्यान रखिए कि अण जो है वो और ढ ये जो है ये दोनों उच्चिप्त व्यंजन है, ठीक है, जिसका उच्चारण ये हमें हो गया। चलिए, नोट ढ अड़ हिंदी के विकसित व्यंजन है, ये संस्कृत में नहीं थे। तो ये जो अड़ है और ढ है ये संस्कृत से नहीं लिए गए हैं, ये डेवलप किए गए हैं। अड़ जो होता है वो मूर्धन्य होता है और ढ जो होता है मूर्धन्य होता है। मतलब ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कौन से हैं, बस आपको ये याद रखना है, ये क्लासिफिकेशन। और उच्छिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं, अड़ और ढ, ये भी आपको याद रखना है। ये क्लासिफिकेशन और एग्जाम्पल पूछते हैं बस एग्जाम में, और कुछ नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, और इसके अलावा है नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एक आता है, तो मेरे हिसाब से वर्णमाला में से इतना ही सफिशिएंट है, इसके अलावा कुछ और ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें से मूल जो बात है वो ये है कि आपको इसमें से क्लासिफिकेशन याद रखना है कि कौन सा, जैसे ये ओष्ठ है या दंत है, तो इसके कौन कौन से वर्ड एग्जाम्पल हैं, ठीक है। आपसे ये नहीं कभी पूछा जाएगा कि ये कहाँ से बोला जाता है, वो नाम से क्लियर है, बट एग्जाम्पल आपको याद रखना। और इससे सिर्फ यही क्वेश्चन आता है, अगर आपको ये पता है तो आप यूपीपीएससी में 3 मार्क्स ले आ सकते हैं एक क्वेश्चन में से, और वही गवर्निंग होगा, आपको याद रखना है कट ऑफ के लिए। आपका जो मार्क्स इंक्रीज करेगा, चाहे वो यूपीपीएससी हो या फिर बीपीएससी में 30 मार्क्स लाना हो, ठीक है। चलिए, अब इसमें आपको ये कुछ क्वेश्चंस भी दिख रहे होंगे, आप चाहे तो इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये बुक है, लुसेंट की बुक है, मैं कोई वो ऐसा बुक नहीं यूज़ कर रहा हूँ, लुसेंट की बुक है जिसमें आपको शॉर्ट में सब कुछ है। जो मुझे एडिशनल चीज़ें लग रहा है वो मैं ऐसे आपको बोल के बता दूंगा, जो इसमें कवर नहीं होगा, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं कि जो इसमें दिया हुआ वही उतना ही मैं बताने वाला हूँ। इसके अलावा जो मुझे लगेगा कि इसमें नहीं गिवन है वो मैं आपको एडिशनली बताऊँगा। साथ के साथ मैं आपको हर जगह ये बताता चलूँगा कि कौन सा पोर्शन ऐसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, जिससे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। जो इंपॉर्टेंट नहीं है मैं आपको भी आपको बता दूंगा कि इसको आप याद नहीं भी करोगे तो चलेगा, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका टाइम सेविंग होगा। तो शॉर्ट टाइम में आप बेस्ट इतना ही कर सकते हो, आप ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो, इसमें बहुत कुछ भी नहीं है ऐसा। बट हम लास्टली क्या करेंगे, हम एक्चुअल प्रैक्टिस करेंगे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं रिसेंटली, चाहे यूपी का एग्जाम हुआ है, बिहार का एग्जाम हुआ है, 2 एग्जाम हुआ है, यूकेपीएससी का एग्जाम हुआ है, इन सभी में हिंदी के पेपर्स हैं, उन सब का हम प्रैक्टिस करेंगे इसी के अगले पार्ट में, ठीक है। ये सब क्वेश्चन है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, और यहाँ से आप इसके आंसर अपने आप में चेक कर सकते हो। और ये उत्तरमाला भी है, आप यहाँ पे उत्तरमाला से आप अपने आंसर मैच भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस सेट है एक तरीके से, बट मैं इसको काउंट नहीं करूँगा, मैं काउंट करूँगा एक्चुअल पेपर की सोल्यूशन, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। मैं बहुत जल्द, मैं एग्ज़ाम से पहले, यूपीपीएससी के एग्ज़ाम से पहले पूरा का पूरा हिंदी का पूरा पेपर, मतलब जितना भी प्रैक्टिस सेट आपके लिए होना चाहिए पूरा कंप्लीट कर दूंगा। इंग्लिश का जितना भी है पूरा कंप्लीट कर दूंगा। अगर इंग्लिश की रिक्वायरमेंट यूपीपीएससी में नहीं है तो उसमें हो सकता है कि टाइम लगे। बीपीएससी से पहले मैं इंग्लिश का भी पूरा आपको सोल्यूशन डाल दूंगा, मतलब पूरा प्रैक्टिस सेट के साथ, थियरी के साथ कंप्लीट करके डाल दूंगा। जीएस का मैं कंप्लीट कर दूंगा यूपी के लिए, जो भी इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट है, और जितना मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम कवर करवा सकूँगा आप लोगों को, उतना मैं यूपीपीएससी के एग्जाम से पहले इसी वीक में डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद बनता है जनरल इंजीनियरिंग, तो जनरल इंजीनियरिंग का मैं धीरे धीरे डाल रहा हूँ उसका, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम में थोड़ा सा टाइम है तो मुझे थोड़ा सा टाइम लग सकता है उसमें, लेकिन मैं उसके लिए बहुत सारे मैंने पहले वीडियो बना रखे हैं। आप चाहो तो उस प्रैक्टिस सेट को देखो, मैंने उसमें कंप्लीट एक वीडियो भी डाल रखा है जो पूरे सब्जेक्ट को कवर करता है, तो आप तब तक उनकी प्रैक्टिस कीजिए। मैं बहुत जल्द आपको जनरल इंजीनियरिंग की भी वीडियो करवाऊंगा, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग के लिए तो मैंने धीरे धीरे सिविल इंजीनियरिंग के लिए सोच रहा हूँ कुछ बेहतर किया जाए, जिससे आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम लाभ उठा सके। जिससे वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर द वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।